बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील मलिक। जस्टिस काजी फायज़ ईसा कहते हैं कि इसी सुप्रीम कोर्ट के जो साबिक चीफ जस्टिस हैं जस्टिस मुनीर, उन्होंने जो जहरीला बीज बोया था उसका खमियाजा आज तक हम भुगत रहे हैं। इवन के जो बांग्लादेश हमसे अलग हुआ ये भी वो समझते हैं कि ये उसी जहरीले बीज की वजह से हुआ है। जस्टिस मुनीर कौन थे, ये पूरी स्टोरी आपके साथ शेयर करनी है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है ये। और इसके बाद जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो हैं उन्होंने आज एक प्रोग्राम में शिरकत की और भी बहुत सारी बातें हैं। इसके साथ साथ जनाब सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर इलेक्शन का मामला जो है वो आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इस पर समाअत की है। आज जो कुछ रिमार्क्स आए हैं ना वो कुछ और ही इशारे कर रहे हैं कि आज अदालत कह रही है कि जी दरमियानी रास्ता भी निकल आएगा, तो वो रास्ता कैसे निकलेगा और क्यों कर निकलेगा, किसकी वजूहात क्या हैं। लेकिन सबसे पहले जस्टिस काजी फायज़ ईसा आज वो एक सेमिनार में शरीक थे जिसमें मुख्तलिफ सवालों के जवाब दिए गए। जवाब सवाल तो ज़ाहिर है जी मौजूदा सूरत हाल में वही होने हैं ना कि काजी साहब से पूछा गया कि जी आपने पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत की, तो उन्होंने पहले जो वजाहत की उसी तरह का जवाब उन्होंने दिया। तो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था, वो लुबे लुबा जो था, जो फोकस था, वो आर्टिकल 184(3 वो आर्टिकल जिस पर उन्होंने एक फैसला दिया था कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो आज खुद नोटिस नहीं ले सकते। तो इस पर उन्होंने एक से ज़ायद मरतबा बारहा इसको एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि वो समझते हैं कि ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का है और सुप्रीम कोर्ट से मुराद सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान हैं, सिर्फ चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है। तो लिहाजा ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, तो वो इस पर उन्होंने बड़ा एक्सप्लेन भी किया कि वो इसको जो है समझते हैं। और इसी तरह उन्होंने जो अपने दीगर फैसला जाते हैं उनके हवाले से बात भी की। लेकिन एक मौके पे उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि 1971 यानी कि बांग्लादेश का जो क़याम हुआ, जो पाकिस्तान दो लख्त हुआ, उस पर उन्होंने बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ये जो 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो जहरीला बीज है जो जस्टिस मुनीर ने बोया। और जब ये बीज परवान चढ़ा तो उसका नतीजा हमें 71 में नज़र आया कि पाकिस्तान 2 लख्त हुआ। जस्टिस मुनीर कौन है जनाब? जस्टिस मुनीर साहब जो हैं ये बहुत बड़ी शख्सियत हैं। इन्होंने ये फेडरल कोर्ट के आखिरी चीफ जज भी थे और सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस रहे। और वो बीज जिसका जिक्र हो रहा है वो बीज जनाब वो वाला है जिसकी आज भी हमें बाज़गश्त सुनाई देती है। कभी कहा जाता है कि जी फ़लाँ केस जो है वो नज़रिया ज़रूरत के तहत आया है। वो नज़रिया ज़रूरत का जो कानून था उसको मुतारफ़ कराने वाली शख्सियत जस्टिस मुनीर साहब थे, जिन्होंने उस वक़्त के जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने जो असम्बली तहलील की, पहले उन्होंने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को भी घर भेजा था। खैर वो तो तस्लीम कर लिया गया, फिर उसके बाद उन्होंने असम्बली भी तहलील कर दी। और ये मामला जब अदालत में गया तो पहले मौजूदा जो सिंध हाई कोर्ट है उन्होंने वो असम्बली बहाल कर दी थी। उन्होंने उस वक्त के जो गवर्नर जनरल थे ना गुलाम मोहम्मद साहब, उनके फैसले को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया था, तो वो असम्बली बहाल कर दी। फिर उसके बाद ये जो वफाकी हुकूमत थी जिनके गवर्नर जनरल साहब जो थे वो इस मामले पर फेडरल कोर्ट में चले गए, तो वहाँ पे जनाब जस्टिस मुनीर साहब थे। फिर जस्टिस मुनीर साहब ने वो नज़रिया ज़रूरत का कानून ईजाद किया, वो काला कानून जिसका खमियाजा पिछले 70 साल से पाकिस्तान भुगत रहा है। वो आगाज़ था पाकिस्तान में जमहूरियत और इस सिस्टम को डीरेल करने का, इस पर शब खून मारने का। वो नुक्ता आगाज़, वो नज़रिया ज़रूरत जिसके बाद बादशाह जनरल अयूब ने इस जो मुंतखब हुकूमत है उसको घर भेजा और यहाँ पे जो है वो फ़ौजी आमरीत जो है वो पनपी। इसके बाद जनरल यहिया, जनरल ज़ियाउल हक और परवेज़ मुशर्रफ, ये सब के सब जो फ़ौजी जर्नैल हैं, फ़ौजी डिक्टेटर आमिर हैं, इन सब को उसी नज़रिया ज़रूरत का वो कानून जो जस्टिस मुनीर साहब की ईजाद थी, इनकी पैदावार थी, उसी की वजह से इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। और इसी नज़रिया ज़रूरत की वजह से हमारा जो सिस्टम था वो डीरेल होता गया। हकीकत ये है कि इस के आगे जो बंद बांधा गया है ना इस मामले का, क्योंकि पहले ये फ़ौजी हुकूमतें, इसके साथ साथ सदर के पास जो इख्तियारात थे 58(2) के उसके तहत मुंतखब असम्बलियों को भी घर भेजा जाता रहा। 2 बार मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो हुकूमत है इसको इसहाक डार साहब ने भेजा, इसी तरह फ़रूक लगारी साहब ने भेजा, नवाज शरीफ साहब को भी घर भेजा गया। तो ये जो कानून था इस सब को, ये बेसिकली सदर के पास जो इख्तियारात थे 1973 के आइन के बाद भी, इन सब को अगर सरेंडर किया है, जो अगर किसी ने कोई जमहूरियत को मजबूत किया है तो वो शख्सियत जो है वो पीपल्स पार्टी और उनके जो शरीक चेयरमैन है आसफ अली जरदारी, उन्होंने बतौर सदर अपने इख्तियारात को सरेंडर किया था और पार्लियामेंट को ये इख्तियारात दिए थे। लेकिन आज भी वो काला फैसला, वो जो ब्लैक लॉ है, वो आज भी उसकी बाज़गश्त सुनाई देती है जब भी अदालतों में ऐसा मामला आता है। चूँकि इस वक्त अदालतों में जो सिचुएशन है ना,
इलेक्शन के इस केस को लेके और जजेस के माबैन जो इख्तलाफात हैं, इस पूरे सिनेरियो में वो आज भी नज़रिया ज़रूरत जो है उसकी बड़ी बाज़गश्त सुनाई देती है। तो लिहाजा जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने भी आज उस पर जो है वो बात की और उन्होंने बहुत वाज़ेह अंदाज में ये बात की। और मैं समझता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट के किसी भी सीनियर तरीन जज जो हैं उनकी तरफ से इस तरह का बयान, बल्कि ये हकीकत से पर्दा उठाया है और एक बड़ा इंकशाफ नहीं बल्कि एतराफ़ है एक जज की तरफ से कि एक जज ने जो है वो पाकिस्तान बतौर वो चीफ जस्टिस उन्होंने जो उस वक्त किरदार अदा किया, जो फैसला दिया, उसका खमियाजा इस कौम ने कई सालों तक भुगता भी है और अब भी भुगत रही है। ये बड़ी बात थी। और इसके साथ साथ जनाब सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन का आज फिर वही मामला जिसमें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का सिर्फ नाम है, असल मामला पंजाब है। ये तख्ते लाहौर की जंग है। मैंने पहले भी अपने बहुत सारे वीलॉग्स में कहा कि ये सारी तख्ते लाहौर की जंग है। तो जनाब उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है आज फिर समाअत की है। अटारनी जनरल साहब आए हैं। इसी तरह वजारत दफा की तरफ से एक वहाँ पे मुतफर्रिक दरख्वास्त यानी कि जवाब भी दिया गया, उसमें इस्तदाद जो रखी गई है। उन्होंने कहा जी चूँकि मैंने पहले अपने वीडियो में बताया था कि सिक्योरिटी नहीं मिल पाएगी, जो सिचुएशन है उसमें बता दिया गया था। और जो 3 बड़ों की मुलाकात हुई है चीफ साहब से, ये मुलाकात चीफ साहब की अपनी ख्वाहिश पे हुई थी, चूँकि वो थ्रू प्रॉपर चैनल जो है वो मुलाकात हुई। वो ऐसे नहीं था कि वो कोई खुफिया मुलाकात है, ये ऑन द रिकॉर्ड मुलाकात थी। और उसमें अब ये भी तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि शायद ये कोई अचानक मुलाकात थी, अचानक नहीं थी। वो बाकायदा एक प्रॉपर जो कानूनी ज़ाब्ता है उसको अडॉप्ट करने के बाद मुलाकात हुई। आप आज समाअत में ये भी कहा गया कि वो 3 अहम शख्सियात अगर दौरान समाअत, वो ऐसे नहीं है। अदालत ने यह कहा कि जो जवाबात जो तफसीलात अब दी जा रही हैं वो पहले, यानी कि जब पहले अदालत में फैसला ये केस चल रहा था आज खुद नोटिस वाला, तो तब ये डिटेल्स क्यों नहीं दी गई। तो हम आज कुछ चीज़ें जो हैं वो इस तरह की सामने आई हैं कि शायद चीफ जस्टिस साहब को, मौजूदा जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं और दीगर जो जजी साहिबान हैं, शायद उनको कुछ हालात की नज़ाकत का अंदाज़ा हुआ है और वो भी ये चाहते हैं कि मामले को जो है वो इंतहाई लेवल पे ले जाने की बजाय, इसमें इख्तलाफात, तनाव और शिद्दत पैदा करने की बजाय इसको कूल डाउन किया जाए और इसका कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए। तो आज की जो समाअत है वो कल तक के लिए मुलतवी की है। कल दोबारा इस पर बेंच जो है वो बैठेगा, चूँकि आगे 5 छुट्टियाँ भी आ रही हैं, इसलिए वो चाहते हैं स्पीडी ट्रायल हो जाए। लेकिन आज जो रिमार्क सामने आए ना वो बड़े दिलचस्प हैं। उसमें ये चीफ जस्टिस साहब का ये कहना था कि तमाम सियासी जमातें अपने नुमाइंदों के ज़रिए मौक़िफ़ दें, यानी कि अब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनको पहले सुना नहीं गया और उनके जो नुमाइंदगान यानी कि वकला अगर रोस्ट्रम पर आए तो उनको बिठा दिया गया कि आपने बाईकाट किया तो आपको क्यों सुने। आज अदालत ने खुद उनको इन्वाइट किया कि जी आएँ, आप फ्रीक बने और आके अदालत की मावनत करें। ठीक है, उनको कहा गया है कि जी आप जो है अपना मौक़िफ़ दे दें। इसी तरह सियासी जमातों के हवाले से ये जो रिमार्क्स है उसमें मज़ीद ये कहा गया है कि सियासी जमातें अगर एक मौक़िफ़ पर आ जाएँ तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। अगर सियासी जमातें इंतखाबात की तारीख बदलना चाहती हैं तो अदालत इनके साथ है। ये जो रिमार्क्स दिए गए हैं चीफ जस्टिस साहब की जानिब से, ये बड़े खुश आइंद हैं, चूँकि इससे तासुर ये मिल रहा है कि अब शायद इसका कोई दरमियानी रास्ता निकाल लिया जाएगा। चूँकि अगर 14 मई को इंतखाबात नहीं होंगे या 8 अक्टूबर को भी इंतखाबात नहीं होंगे तो फिर कोई दरमियानी रास्ता, और दरमियानी रास्ता जो है वो टेबल टॉक से निकलेगा, वो बातचीत से निकलेगा, वो अदालती फोरम से फिर भी नहीं निकलेगा। ये सीधी बात है। सियासतदानों को ये सियासी मामला जो है वो सियासी फोरम पर यानी कि टेबल टॉक के ज़रिए हल करना पड़ेगा। और उसका जो एक कदम उठाया गया है जमात इस्लामी की तरफ से, जो बातचीत शुरू हुई है, ईद पे APC होने जा रही है, APC या गोलमेज कॉन्फ्रेंस, तो ये उससे मामला तो आगे बढ़ सकते हैं लेकिन अदालती फोरम पे ये मामला हल नहीं होगा। और इसी तरह के तासुरात आज फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं वो अपने प्रोग्राम में भी दे रहे थे। इससे पहले भी दीगर जो जजेस हैं वो भी कह चुके हैं कि बेहतर ये है कि सियासत के मामलों में अदालत को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अब देखें इस मामले पे ये सियासी मामला था, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इस मामले पे आपस में दस्तों गिरेबान थी, सियासी तौर पे दस्तों गिरेबान थी। अब ये मामला अदालत में जाने के बाद जजेस जो हैं वो भी इसमें, अब एक पार्टी अगर उनकी हमायत में बयान दे रही है, सोशल मीडिया पे जो पोस्टें आ रही हैं, तो दूसरी तरफ से उनके ख़िलाफ़ भी बहुत कुछ किया जा रहा है। तो इस तरह से अदालत खुद जो है वो पोलिटिसाइज़ हुई है। तो लिहाजा ये जो नई सिचुएशन है, जो नए रिमार्क्स हैं, ये खुशाइंद हैं और ये एक उम्मीद की जा सकती है कि शायद अदालत जो है वो ये मौका दे, चूँकि जमात इस्लामी भी कह चुकी है। अब जमात इस्लामी की तरफ से भी इस मामले में फ्रीक बनने के लिए दरख्वास्त दी जा सकती है। और अगर जमात इस्लामी का ये मौक़िफ़ होगा उसमें कि अदालत जो है फ़ैसला जारी करने के बजाय, कोई मज़ीद इक़दाम करने के बजाय सियासतदानों को मौका दे, और आज लग रहा है कि शायद अदालत जो है वो पीछे हटी है। और अब इसमें बिल्कुल आखिर में बता दूँ कि मुमकिन है
कि वो जो मुलाकात हुई है ना वो 3 बड़ों की, जिसमें 2 जनरल साहब भी मौजूद थे, तो वो मुलाकात का भी कोई असर हो सकता है, तो शायद इस वजह से। लेकिन खैर कुछ भी हुआ है, ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है कि सियासी मामला को सियासी अंदाज में हल किया जाए और आने वाला वक्त जो है वो खुश असलूबी के साथ मामला जो है उसमें तय कर लिए जाएँ। अल्लाह हाफिज़।